अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। फतुहा में डीजे दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आग में 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फतुहा में डीजे दुकान थी जिसमें आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग में 2 लाख की संपत्ति जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि अब आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है, लेकिन आग कितनी विकराल थी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये डीजे दुकान थी जिसमें आग लगी। तकरीबन 2 लाख की संपत्ति इसमें जलकर खाक हो गई। लोग दहशत में आ गए जैसे ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उन्होंने निकलती हुई इस दुकान से देखी। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। और बेतिया से बड़ी खबर है। गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी है। स्थानीय लोगों ने कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। नाव पर सवार 2 लड़कियां लापता हैं। दोनों लड़कियों की तलाश फिलहाल जारी है। नाव पर तकरीबन 15 लोग सवार थे। दियारा से ये सभी लोग वापस लौट रहे थे। बैरिया के कोइर पट्टी घाट पर नाव हादसा हुआ। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तो बेतिया में दर्दनाक हादसा हुआ है जहां गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया। तकरीबन 15 लोग इस नाव पर सवार थे, लेकिन 2 लड़कियां अब तक नहीं मिल पाई हैं जिनकी तलाश जारी है। दियारा से ये लौट रहे थे। बैरिया के कोयरपट्टी घाट पर यह नाव हादसा हुआ। लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। दीरा की तरफ से नाव आ रहा था, उस पे 15 आदमी सवार थे। उधर से नाव आने के कारण, पानी तेज होने के कारण बड़ा इधर नाव था जो एक साइड लगा था, उसमें आके टकरा गया। टकरा जाने के कारण नाव पलटी हो गया है। पलटी हो जाने के बाद उसमें सब कोई दहाने लगा है। तब तक मेरे भाई आ रहे थे, इनको सूचना कोई फ़ोन करके दिया है। तब तक जेई में आए हैं, आकर तड़ाक से नदी में कूद गए और कम से कम 10 आदमी को निकाले वहाँ से। और 2 आदमी, उसमें एक छोटी बच्ची थी जो 7 वर्ष का और एक 17 वर्ष का लड़की थी जो इसमें डूब गई। आने के बाद मैं देखा तो सारी औरतें पानी में बह रही थी बोझ के साथ साथ। मैंने एक एक करके कम से कम 10-11 लोगों को बचाया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो जितने भी सब लोग थे, सबने हेल्प किया मेरा लास्ट में 2-3 लोगों ने। और जो नाव का स्टैंड था बैठने का, उसमें 15 लोग कम से कम सवार थे, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। नाव टकराने के कारण, जो घटा में टकराया नाव, टकराने के कारण नाव पलट गया। और मोतिहारी में 3 बारातियों को शराब लाना महंगा पड़ गया। तीनों आदापुर से नेपाल सज धज कर बाराती बनकर गए थे, लेकिन नेपाल से लौटने के बाद तीनों को जेल हो गई। तीनों नेपाल से शराब लेकर आए थे। पुलिस ने तीनों को शराब पीने और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि नेपाल से लौटने के दौरान गाड़ी में 3 व्यक्ति शराब का सेवन किया है और नेपाली शराब की खेप को टाटा सूमो के गाड़ी की डिग्गी के अंदर छिपा लिया है। जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी से शराब की काफी सारी बोतलें बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने 3 बाराती को जेल भेज दिया है। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। एलजेपी रामविलास के विधायक को फोन पर धमकी मिली है। गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। बेलसंड से विधायक हैं अमित कुमार रानू। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 48 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। राहुल सिंह है आरोपी का नाम, जिसने एलजेपी रामविलास विधायक, जिनका नाम अमित कुमार रानू है, उनको जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। 48 घंटों के अंदर इसमें जो आरोपी थे, जो मोबाइल नंबर के धारक थे, राहुल कुमार, उम्र करीब 33 वर्ष, पेशर भोला सिंह, श्रमजीवी नगर भगवानपुर सदर थाना, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की गई है दिनांक 29/11/2025 को और कल उन्हें माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड कर दिया गया है। और पटना सिटी के गुशी बाजार स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। समय पर मरीज की अल्ट्रासाउंड जांच नहीं होने से नाराज मरीज और उनके परिजनों ने
अस्पताल में बवाल काटा। आक्रोशित मरीज और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मरीजों और परिजनों ने जांच के बजाय टालने का आरोप लगाया है। पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक ने अस्पताल में एकमात्र अल्ट्रासाउंड चिकित्सक होने की बात को दोहराते हुए स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने की बात कही। 15 दिन से हम लोग कर रहे हैं। क्या नहीं आती है, पुर्जा जमा कर लेते हैं, पुर्जा घुरा देते हैं, पुर्जा घुरा देती हैं। अभी भी पुर्जा जमा कर दिया है, उसके बाद बोले कि मैम नहीं आएंगे। बताइए ऑपरेशन का डेट मिला हुआ है, कैसे हम ऑपरेशन कराए बगैर अल्ट्रासाउंड का? तो इसका मैडम बोली कि अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो हम करवा रहे तो 4 दिन से लौट रहे हैं सर, क्या करें? नहीं कर रहा, क्या बोला? नहीं जाकर देखे ना, वहाँ हल्ला हो रहा है। कहाँ से आए, किस लिए आए थे यहाँ? आए थे मरीज को दिखाने के लिए। हाँ हाँ। अल्ट्रासाउंड मैंने हम लोग अगले सोमवार को आए हैं, अभी तक नहीं हो रहा। कि अल्ट्रासाउंड में एक तो एक आदमी है, ठीक है, और एक मशीन है, और हमारा ओपीडी लोड 1000 का है, 800-900 का ओपीडी लोड है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पेशेंट का नंबर्स बहुत हो जाता है। और पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर मिल रही है। रक्सौल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। लोगों पर हमला कर रहे हैं आवारा कुत्ते। कुत्तों के काटने से खौफजदा है लोग। आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई है। स्कूली बच्चों को शिकार बना रहे हैं कुत्ते। अनुमंडल अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया गया है। तो पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर, रक्सौल में आवारा कुत्तों का आतंक। लोगों पर ये कुत्ते हमला कर रहे हैं। कुत्तों के काटने से लोग डर में के माहौल में हैं, खौफजदा हैं। आवारा कुत्तों ने दहशत मचा रखी है। स्कूली बच्चों को शिकार बना रहे कुत्ते। अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं मरीज। और बिहार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियों के गायब होने का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। मामले में मुजफ्फरपुर के रहने वाले मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि अपने देश के अलावा नेपाल, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब में करोड़ों में बेटियां बेची जा रही हैं। मोतिहारी से सटे भारत नेपाल बॉर्डर वाले क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले तस्कर काफी संख्या में सक्रिय हैं। अधिवक्ता ने बताया कि पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सारी जिले से सटे हुए जितने भी बॉर्डर पड़ते हैं नेपाल का, वहां पर अर्जेंटीना, ब्राजील और सऊदी अरब और दुबई के जो मानव तस्करों का जो गैंग है, वह गैंग काफी सक्रिय है। पिछले 6 माह में 100 से अधिक महिलाएं, लड़की गायब हो जा रही है और इसकी संख्या बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में हजारों की संख्या में है। और यह बिहार पुलिस से यह मामला संभलने वाला नहीं है। हमारे माध्यम से इसमें है कि हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने आवेदन दिया है, अर्जी याचिका दाखिल किया है और हमने अपनी याचिका के माध्यम से यह मांग किया है कि रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 6 महीना में 100 से अधिक लड़कियों के गायब होने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 6 महीने में चंपारण और आसपास के तमाम जो भारत और नेपाल सीमा क्षेत्र हैं, वहां से 100 से अधिक लड़कियां गायब हो गई है। और इस लगातार लड़कियों के गायब होने के पीछे एक कई अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के संलिप्त होने की बात कही जा रही है और इस मामले में अब जांच की डिमांड की गई है। इस मामले को स्वीकार कर लिया गया है और संभवतः अगले सप्ताह इस मामले की जांच अब शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे ड्रेसर, वार्ड असिस्टेंट, टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर का अस्पताल प्रबंधन ने सेवा समाप्त की घोषणा कर दी। इसके बाद सभी अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर हड़ताल की घोषणा कर दी। नोडल पदाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर हड़ताल कर रहे कर्मियों से बात की। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने के दौरान अंतरा कंपनी से ड्रेसर, वार्ड असिस्टेंट, टेक्नीशियन और डेटा ऑपरेटर की सेवा ली जा रही थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अब अंग विकास परिषद कंपनी से सेवा लेने की घोषणा की है, जिससे कि
पहले से सेवा दे रहे कर्मियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। पिछले 1 महीने पहले खत्म की गई थी, लेकिन किसी काम करने वाले आदमी को बिना किसी नोटिस का आप हटा नहीं सकते। तो नियम कानून के हिसाब से, श्रम नियम के हिसाब से इन लोग को रखा गया है। सुप्रीटेंडेंट साहब लगे हुए हैं, अभी बात हुई है सुप्रीटेंडेंट साहब से, उन्होंने एश्योर किया है कि जितने हमारे बच्चे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं, ये सबके साथ हम लोग बैठना उठना काम करना सब हम लोग करते हैं, तो इन सब की सेवा ली जाएगी। ड्रेसर है, डाटा ऑपरेटर है, काउंसिलर है। आप लोगों का जो है सेवा बोल दिया समाप्त। जी सर, 4 महीना हम लोग का 4 महीना 10 दिन ड्यूटी हुआ है, जिसमें कि 2 महीना का पेमेंट मिला है, किसी को 4 महीना का पेमेंट नहीं मिला है। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। संजय जायसवाल ने कहा कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस नहीं है, तेजस्वी का एक बिजनेस जरूर है। तेजस्वी 4.5 लाख में मकान खरीदते हैं, राहुल गांधी 50 लाख में नेशनल हेराल्ड की 30 मंजिला इमारत दिल्ली के सीपी में खरीद सकते हैं, लेकिन ये राज जनता को नहीं बताना चाहते। महुआ बाग में भी बाद में पता चलेगा कि वो इमारत भी ऐसे ही बनाई गई है और वो इनकम टैक्स में क्या दिखाते हैं वो देखकर पता चलेगा और जरूरत हुई तो जांच होगी। देखा है, काफ़ी आलीशान है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का कोई बिजनेस नहीं है, राबड़ी जी का भी कोई बिजनेस नहीं है। तेजस्वी जी का एक बिजनेस जरूर है कि वह 4.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में खरीद सकते हैं। 4.5 लाख रुपए। बिल्कुल। यहाँ भी राहुल जी के पास एक बिजनेस जरूर है कि 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की जो सीपी में 30 मंजिला मकान है वो खरीद सकते हैं, लेकिन ये दोनों इस राज को आम जनता को नहीं बताते। उसी तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। सरकार में तो है सब जगह। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में देखा जाएगा। अभी मैं इस तरह की बात नहीं करूँगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल होता है, ये इनकम टैक्स का जांच है। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग होगी तो जाहिर बात है जांच भी होगा। और संजय झा के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी ने संजय जायसवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल पूछे हैं। जायसवाल जी, पहले आपको उस बात का जवाब देना चाहिए जो प्रशांत किशोर जी ने आप पर इल्जाम लगाया था, और आप आज तक पब्लिक डोमेन में उस बातों का जवाब नहीं दिए हैं। उस पेट्रोल पंप के संबंध में और आपकी अवैध संपत्ति के संबंध में जो बातें पब्लिक डोमेन में आई थी उसके संबंध में जानकारी दे दीजिए ने। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था, हमारा गठबंधन संगठनात्मक नहीं था। राजेश कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताई तो एनडीए के नेता ने तंज कसा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है। गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। क्या कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया? बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर की खटपट बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के एकला चलने की चर्चा के बीच बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि जो भी गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था, सांगठनिक नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को बेहद गर्मा दिया है। वाकई कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन ही था, क्योंकि जहां न सिद्धांत हो, न नीति हो, न नेतृत्व हो, वहां कोई टिकाऊ गठबंधन तो बनेगा नहीं। आरजेडी के नेता राजेश कुमार के बयान पर चिंता जताते हुए कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या बिहार में हकीकत है ये सबको पता है। तो एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताते हुए तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका परस्त पार्टियों की जमात बना करके पूरे देश के संसाधनों को लूटने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक
महागठबंधन के सहयोगी दलों में सामंजस्य की कमी दिखी। कई सीटों पर इन दलों ने एक दूसरे के सामने उम्मीदवार तक उतारे। नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन की करारी हार हुई। हार के बाद से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और नेता बार बार गठबंधन के इतर एकला चलो का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट गया है? बस ऐलान होना बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन विधायकों ने शपथ ली। किसी ने संस्कृत में शपथ ली तो किसी ने मैथिली में। शपथ ग्रहण के दौरान कई तरह के रंग देखने को मिले। वो रंग क्या है, दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। 1 दिसंबर 2025 बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन। माहौल काफी खुशगवार दिखा। चेहरों पर मुस्कान के साथ विधायक सदन पहुंचे। सदन के गेट पर अपने साथियों के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। समय पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और सत्र के पहले दिन 243 में से 237 विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान अलग अलग रंग भी देखने को मिले। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने शपथ ली। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सम्राट ने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया तो सीएम नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने और फिर तमाम मंत्रियों ने शपथ ली। मैं ग्रहण करने वाला हूं। इसी बीच रामकृपाल यादव का शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव से गले मिलने की तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। तेजस्वी यादव ने हिंदी में शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो विनोद नारायण झा, नीतीश मिश्रा और मैथिली ठाकुर ने मैथिली भाषा में शपथ ली। वहीं जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री रत्नेश सदा ने संस्कृत में विधायकी की शपथ ली। संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धार्यसे भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च। शपथ ग्रहण के दौरान नवादा से जेडीयू विधायक विभा देवी शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पाई। मैं ईश्वर से सतत लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा। कुल मिलाकर कहें तो बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन काफी अच्छा हंसी खुशी वाला रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। और मंत्री मंगल पांडे ने भी संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष को नसीहत दी। मंगल पांडे ने कहा कि अगर विपक्ष विषयों को ठीक से नहीं रख पा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी के पास चले जाएं। प्रधानमंत्री मोदी उनकी क्लास लगा देंगे कि कैसे विपक्ष को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि विपक्ष विषयों को ठीक से नहीं रख पा रहा, विपक्ष विषयों को सदन के सामने उपस्थित करने में अपनी समझदारी नहीं दिखा पा रहा, तो विपक्ष मेरे पास आ जाए, मोदी जी के पास, और मोदी जी फिर उनको बता देंगे, उनका क्लास लगा लेंगे कि कैसे विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पटना में एक निजी समारोह में शामिल हुए। निशांत ने समारोह में कई लोगों से मुलाकात की और फोटो भी खिंचवाया। निशांत ने किसी को भी निराश नहीं किया और सभी से गर्मजोशी से मिले। नीतीश ने सभी के साथ फोटो क्लिक कराई। अब बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए बड़ी बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार की फिल्म उद्योग के लिए एक उभरते हुए केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में निवेशकों ने प्रेजेंटेशन के जरिए निवेश की इच्छा जताई। फिल्म सिटी में आउटडोर सेट्स, इंडोर शूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट प्रोडक्शन, मीडिया बिजनेस, कॉरपोरेट सेंटर को विकसित करने में अहम भागीदारी
निभाने की भी इच्छा जाहिर की। बैठक में विख्यात फिल्म निर्माता टूटू शर्मा, फिल्म पर्सनालिटी गौरव द्विवेदी, नेक्सट लीप की संस्थापक कर्णिका सिंघल, सितारा प्लेक्स के संस्थापक राहुल नेहरा, हेमा उपाध्याय और बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने साफ किया कि बिहार सरकार का मकसद एक ग्रीन फिल्म सिटी की स्थापना करना है। उन्होंने संबंधित विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।